29 जनवरी 2024 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पिछले बरस के हथियारों की खरीद, बिक्री और रक्षा सौदों का लेखा जोखा पेश किया। इसमें अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 का पूरा डेटा मौजूद है। क्या कुछ सामने आया? अमेरिका ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दुनिया भर के देशों को 20 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इसमें से लगभग 7 लाख करोड़ की सौदेबाजी सरकार ने की, बाकी का सामान कंपनियों ने सीधे बेचा। विदेशी सरकारें अमेरिकी कंपनियों से 2 तरीकों से हथियार खरीद सकती हैं। पहला, डायरेक्ट कंपनी से डील कर सकती है। ये तरीका कम पारदर्शी है, इसको लेकर बहुत कम जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। दूसरा तरीका यह है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए रिक्वेस्ट किया जाए। आमतौर पर सरकारें अपने देश में अमेरिकी दूतावास से संपर्क करती हैं, फिर उनके थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जाता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि दोनों ही स्थितियों में अमेरिकी सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। 2023 में अमेरिका से सबसे बड़ा रक्षा सौदा पोलैंड ने किया। उसने 1,90,000 करोड़ रुपए देकर अपाचे हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट सिस्टम लिए हैं। पोलैंड यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद उसकी सुरक्षा पर भी भारी संकट खड़ा हुआ है, इसलिए वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना चाहता है। पोलैंड महज एक उदाहरण है। जिन भी इलाकों में तनाव की स्थिति बन रही है, वहां हथियारों की रेस शुरू हो गई है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े तनाव देखने को मिल रहे हैं। पहला, रूस यूक्रेन जंग जो फरवरी 2022 से ही जारी है। दूसरा, इजराइल हमास जंग, ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ। जंग शुरू होने के अगले ही दिन अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे थे। तीसरा, चीन ताइवान के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। पिछले कुछ समय से इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता बढ़ी है। इसके चलते जंग की आशंका भी तेज हो गई है। अमेरिका इसका फायदा कैसे उठा रहा है? रूस हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। चीन, इजिप्ट और भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से हैं, मगर जंग के चलते रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगे हैं। उसके लिए बुनियादी चीजें मंगाना महंगा और मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर वेपन्स इंडस्ट्री पर भी पड़ा। उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है और एक प्रमुख निर्यातक के रूप में रूस की भूमिका खतरे में है। अमेरिका इस गैप को पाटने की कोशिश में है। वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। कितनी बड़ी है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री? अगस्त 2023 में ओपन डेमोक्रेसी में एक रिपोर्ट छपी थी। इसका टाइटल था मिलिट्री कॉर्पोरेशंस नीड वॉर्स फॉर प्रॉफिट्स, द ह्यूमन कॉस्ट इज ह्यूज। यानी डिफेंस कंपनियों को फायदे के लिए जंग की दरकार होती है, इसकी असली कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है। इस रिपोर्ट में 2023 में दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियारों की कंपनियों की जानकारी छपी थी। ये रैंकिंग अमेरिका से चलने वाले मीडिया संस्थान डिफेंस न्यूज ने निकाली थी। रैंकिंग के मुताबिक टॉप 5 में से 4 कंपनियां अमेरिका की थीं। चौथे नंबर पर चीन की एविएशन कॉर्पोरेशन का नाम था। पहले पर लॉकहीड मार्टिन, दूसरे स्थान पर थी आरटीएक्स, तीसरे पर नॉर्थरोप ग्रूमैन और 5वें पर बोइंग आई थी। ओपन डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले लॉकहीड मार्टिन की कमाई ब्रिटेन के सालाना डिफेंस बजट के बराबर थी। ऐसे देशों को उंगली पर गिना जा सकता है जिनका डिफेंस बजट दिग्गज अमेरिकी रक्षा कंपनियों की सालाना कमाई से अधिक हो। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने इस मामले को विस्तार से समझने के लिए अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से बात की। हमने पूछा, अमेरिका की वेपन्स इंडस्ट्री कमाई के मामले में बरसों से पहले नंबर पर बनी हुई है। 2023 में सेल्स में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी एक वजह रूस यूक्रेन जंग बताई जा रही है। इजराइल हमास जंग के बाद हथियारों की रेस और बढ़ेगी। क्या जंग अमेरिका के लिए मुनाफे का सौदा है और क्या उसके निजी हित युद्ध की नियति को प्रभावित करते हैं? देखिए, ये बहुत ही इसका जवाब जो है वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता रहा है और ये हमने हमेशा से देखा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से अभी तक इस बात को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी वेपन्स की सेल्स होती है, मिलिट्री इंटरवेंशन होते हैं आउटसाइड ऑफ द पूरी दुनिया में, आउटसाइड ऑफ द यूएस मुझे कहना चाहिए, तो एक इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तो होता ही है। जो बाइडेन ने खुद ने पिछले साल जब वो एड मांग रहे थे यूक्रेन के लिए, उन्होंने कहा था देखिए $100 बिलियन जो मैं मांग रहा हूँ ये घूम फिर के हमारे पास ही आने वाले हैं। और बहुत लोग सरप्राइज थे जब उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह दी थी कि भाई ये जो $100 बिलियन है ये हमारी कंपनी को ही फायदा पहुंचाएंगे, हमारे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, यहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो डिफेंस में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको इसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट से जब अमेरिका के वेपन्स खरीदे जाते हैं तो उनको फायदा जरूर होता है। लेकिन क्या इस वजह से ये इंटरवेंशंस होते हैं, क्या इस वजह से युद्ध होते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हर जगह
इसी मोटिव के कारण इंटरवीन करता है, और इसी कारण से अमेरिका हर जगह वेपन्स बेचने जाता है। मुझे लगता है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच रही है अमेरिका की। और अगर पीस टाइम में भी आप देखें तो अमेरिका की वेपन सेल्स जो है वो कभी कम नहीं हुई है। हाँ, जब वॉर होता है तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाती है, पर कम नहीं हुई है आज तक। अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स में वहां की वेपन्स इंडस्ट्री की क्या भूमिका रहती है? क्या सरकार बदलने से रक्षा सौदों पर कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उस पे देखिए, हम अगर इसे मोटा मोटी तरीके से देखें तो यहाँ पे जो कैंपेन है, जो भी लॉबिंग इन्फ्लुएंस कैंपेन्स चलती है, ये इनपे इनका जो एक लॉबिंग एफर्ट रहता है बहुत बड़े तौर पे रहता है। डायरेक्टली देखिए एक लिमिट होती है कि आप $2,500 से ज्यादा किसी भी कैंडिडेट को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन जो सुपर पैक्स है जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है, उसमें ये इनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा पैसे इसमें डालती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डोनेट करती हैं पैक्स को। तो एक लॉबिंग और इन्फ्लुएंस के लिहाज से डोमेस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी रहता है। अगर जॉब्स अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उसका मैं टेंजेंशियल इम्पैक्ट रहता है जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उस पे। और साथ ही साथ देखिए, जब भी सरकार बदली है यूएस में, हमने भी देखा है और क्या माना भी जाता है कि रिपब्लिकन्स आर मोर फॉर मिलिट्री एक्शंस या वॉर, और डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़े से हिचकिचाते हैं, या वो नहीं चाहते कि अमेरिका इतनी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, हम हाल ही में देख लीजिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब दो वॉर पे गए और ओबामा उन्होंने कहा, उन्होंने तो कैंपेन इस पे लड़ी थी कि मैं वॉर जो है इराक का खत्म कर दूंगा। वो नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसका बहुत इंपैक्ट रहता है, हमेशा से रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लुएंस कभी कम होने वाला है। अमेरिका की वेपन्स इंडस्ट्री के बड़े स्टेक होल्डर्स कौन-कौन हैं? कौन सी कंपनियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम भारत में बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा F-16 और F-21 की बात करेंगे, तो उसकी जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। उनके उनके जो वेपन्स हैं वो आते मुझे मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो भी अमेरिका के एलाइज हैं उन सबके पास मौजूद है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, हम बोइंग जानते हैं कि बोइंग प्लेन बनाती है, लेकिन उसके अलावा बोइंग जो है वो एक बहुत बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाते हैं, F-18 जो है वो बोइंग ने बनाए हैं। नॉर्थरॉप ग्रुमन, रेथियन टेक्नोलॉजीज, जनरल डायनामिक्स, BAE, तो ऐसे थे। मुझे लगता है कि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज और रेमिंगटन वगैरह भी आ जाती हैं, तो ये बड़े बड़े नाम हैं, लॉकहीड, बोइंग, नॉर्थरॉप, रेथियन, जनरल डायनामिक्स और BAE। किसी देश को अगर अमेरिका से हथियार खरीदना है तो उसको क्या करना होगा? क्या प्रोसेस है? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, यूजुअली ये दोनों तरीके से हो सकता है। एक होता है कि जैसे मैं भारत का एग्जांपल लूंगा, अगर भारत को कोई वेपन्स चाहिए तो हम जो मैंने आपको ये कंपनीज के नाम बताए, फॉर एग्जांपल लॉकहीड, तो लॉकहीड जाके भारत भारत सरकार उनके पास RFI भेज सकती है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि भाई हमें इस तरह का कोई वेपन चाहिए, आपके पास है। और नॉट ओनली लॉकहीड, दे प्रॉब्ली गो टू बाकी की जो कंपनीज है उनके पास भी, और उसके थ्रू भी वो प्रोसेस शुरू हो सकता है। और आप अगर जैसे देखें कि जब हमारी स्टेट विजिट्स होती है या डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, उस समय भी ये बातें हो सकती हैं। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो तरीके हैं जो मिलिट्री सेल्स के हैं वो एक फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम से जाते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप नेगोशिएट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेपन ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई मैसिव, कोई बड़ा ऐसा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम यूएस से खरीद रहे हैं, भले ही वो लॉकहीड ने बनाया हो, उसके लिए आपको कांग्रेशियल अप्रूवल की जरूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल S-400, जिसको लेके अभी तक भारत और यूएस में चीजें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि अमेरिका की कई ऐसा वर्ग है, कोई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद भारत को रशिया से सारे वेपन्स खरीदने बंद करने पड़ेंगे S-400 खरीदने से पहले। तो हालांकि सरकार चाहती है, दोनों प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भारत के पास S-400 हो, लेकिन कांग्रेस ने उसका अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है। और साथ ही साथ आखिरी में जो होती है कंप्लायंस की चीजें होती है। तो दे ट्राई टू मेक श्योर कि ये जो वेपन्स हम बेच रहे हैं हमारे एलाइज को, जिस देश को, ये हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध यूज ना हो। तो उसके लिए उसमें आजकल टेक्निकल ऑल्टरेशंस भी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है। तो यूजुअली अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि अगर आज आपने डिसाइड किया कि आपको एक प्लेन लेना है या कुछ लेना है, डिसाइड किया, तो कम से कम वो 2-3 साल का लंबा प्रोसेस होता है। और जहाँ पे भी गैस ब्यूरोक्रेसी होती है तो उसी तरह की चीजें होती है, लेकिन हर लेवल पे चेक्स और बैलेंसेस होते हैं। और ये बात हमेशा देखी जाती है कि अमेरिका के इंटरेस्ट इसमें किस तरह से सर्व होंगे। देश दुनिया की ऐसी जरूरी और रोचक खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।